आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। सिंगरौली के जिलाध्यक्ष बैठे हैं तो बात सिंगरौली की भी होनी चाहिए। युवा जो बेरोजगार है, ठीक है, तमाम जगह पे खाद्य सामग्री भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम लोग दे रहे हैं, लेकिन युवा बेरोजगारों की स्थिति आज भी वैसी ही है। और जो ओबी कंपनियां हैं या तमाम बड़ी कंपनियां हैं जहां वो अच्छी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो दलाल लगाकर, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, 50,000 रुपए लेकर उनसे दोहन कर रहे हैं। इसमें ठगी करने वाले भी सक्रिय हैं। तो आखिर किस दिन यहाँ के जो नेता हैं वो काम आएंगे जब वो युवा बेरोजगारों के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे? और वो कब तक इस मजबूरी में 50,000 रुपए अपना देते रहेंगे और इस लाइन की होड़ में लगे रहेंगे? तो युवा बेरोजगारों के लिए क्या हुआ है? हम जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी से जानना चाहते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारों की समस्या यह सिंगरौली जिले के लिए नई बात नहीं है। पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रिलायंस में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया। पहली बार 6,000-7,000 की संख्या, पूरा आंकड़ा नहीं है, उस संख्या में लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत करवाई गई। पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सरकार के द्वारा अपने एजेंडे के अनुसार कि 70% हम स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दें, इस बात का इतना प्रचार किया गया कि मध्य प्रदेश में जो 3 सत्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो उखड़ करके कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई। मैं लगभग 10 माह भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में विपक्ष की भूमिका में भी रहा। हम सबों ने आंदोलन प्रदर्शन लगातार किए बेरोजगारों को लेकर के कि रोजगार प्राप्त हो, लेकिन रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सकता। जहां तक पिछले आंकड़ों की बात है, जो सरकारी आंकड़े हैं, नहीं, हम सीधा उन ओबी कंपनियों उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कांग्रेस के कुछ महीनों के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के 3 सत्र को भी आपने अभी जुड़वाया। मैं आपको आसानी से 3 सत्र में क्या बेहतर हो पाया ये बताइए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिले का मुखिया होने के नाते आने वाले समय में यह जो कंपनी में धांधलीबाजी आपने जैसा कि बताया है, इस विषय पर मैंने जिला प्रशासन से भी बात किया था, कंपनी वालों से भी बात किया था। जिस कंपनी की ओर इशारा होगा, चूंकि आज की डेट में जो कंपनी अभी नई रूप से काम शुरू की है उसके प्रबंधन से भी मैंने बात किया था। ऐसा मुझे जानकारी आया था मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि वहां के प्रबंधन के द्वारा अपने दलालों को बैठाया गया, उस बात से मुकर रहे हैं। जहां तक उसके जांच का विषय है, यह विषय 2-4 दिन पहले से संज्ञान में आया है। मैं आपको आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी यहाँ के स्थानीय विस्थापित या जो फॉर्म B2 में जो कि जिनका फॉर्म B2 भरा जाता था, वो ऐसे लोगों को रखने के बाद ही अन्य लोगों को रखा जाए, इस पर मैं पहल करूंगा। ये मेरा प्रयास है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? आप सिंगरौली जिले में युवा बेरोजगारों की बढ़ती संख्या आक्रोश को जन्म दे रही है और वो विस्फोटक स्थिति तक पहुंच रही है। आप बेरोजगारों के लिए काफी करते रहे हैं, आप भी करते रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में जो ये कंपनियां हैं, ये काम देने से पहले जिस तरह का दोहन कर रही हैं, अभी हम जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी से बात कर रहे थे, हम इसमें आपकी भी राय जानना चाहेंगे
कि आखिर उस पर कैसे अंकुश लगेगा और कुछ कॉन्क्रीट प्लान क्या है जिसमें युवा बेरोजगारों को कुछ राहत मिल सके। क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, थोड़े से इसकी पृष्ठभूमि पर जाना चाहते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 70% रोजगार, बिल्कुल हम लोगों ने कहा था। उसके पहले आपको पृष्ठभूमि बता दें, चूंकि मैं यहीं का निवासी हूं, मैं स्वयं 5 जगह से विस्थापित हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह थे, उन्होंने उस वक्त एक नीति बनाई थी कि हरिजन आदिवासी की जमीन ली जाएगी तो 1 डिसमिल जिसकी जमीन ली जाएगी उसको परमानेंट रोजगार मिलेगा, और मिला। जनरल आदमी को दिया जाएगा 50 डिसमिल दिया जाएगा। आज जो सिंगरौली विकसित हुआ है, जो सिंगरौली ऊर्जा धानी के रूप में विकसित हुआ है, आज उस महानायक की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, जो इतना बड़ा डैम उन्होंने बनाया। उस डैम से आज इतने पावर जनरेट हो रहे हैं, उस बिजली बिल में वो पानी उस वक्त नियम था और लोगों को रोजगार मिला। आज सिंगरौली विकसित हुआ। नंबर 2, बाइक कंपनियों की बात आती है। हमने कहा था 70% रोजगार हम देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने पूरा किया और उन्होंने स्ट्रिक्टली लेटर लिखा, स्ट्रिक्टली सबको फॉलो कराया। और आप बता दें 15 महीनों में, क्योंकि उस वक्त कोई भी एनसीएल का नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, चाहे बीपीआर, चाहे अदर्स जो कंपनियां रही, जो पुराना काम कर रही थी, उस वक्त कंपनियां भर्ती कर चुकी थी। इस सरकार के जाने के बाद जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट दूसरे का शुरू हुआ, तो मैं एक छोटा सा बात, जो आपने कहा कि कुछ दलाल, जो कंपनी नौकरी में लेती है वो पैसा नहीं खाती। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जो आपको ही मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता, फिक्स है। मुहैर में आप चले जाइए, कैंप बना हुआ है, किसी जनप्रतिनिधि के नाम पर, किसी बड़े जनप्रतिनिधि के नाम पर 50 से 60 हजार वसूली हो रही है। और पैसा लेने के बाद नौकरी हो जाए, कोई निश्चित नहीं है, वो भी नहीं ऐसा हो रहा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 2 महीने लॉकडाउन के पीरियड में एक आम जनता घर से निकल जाती थी, डंडे लगते थे। बेंगलोर से, आंध्र प्रदेश से 2-2, 250 गाड़ियां आई वोल्वो की, उनके ड्राइवर्स आए, बहुत सारा हल्ला गुल्ला हुआ, तो कागज में लिख दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया। वो 250 जो मजदूर वहां से आए, उनको क्यों काम दिया गया? क्या सिंगरौली में वोल्वो ऑपरेटर नहीं है? क्या सिंगरौली में इलेक्ट्रिशियन नहीं है? क्या सिंगरौली में फिटर नहीं है? क्या सिंगरौली में मैकेनिक नहीं है? क्या सिंगरौली में हेल्पर नहीं है? क्यों ऐसा? मैं चाहता हूं, मेरी बात सुन ले, मेरा निवेदन सुन ले आपके माध्यम से। मैं चाहता हूं जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग पूरा युवाओं के लिए पूरे जोरदार तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से सड़क पे आएंगे। नहीं, और कितने, और हमें चाहते हैं आप और कितने लॉकडाउन खुलने की बात करते हैं? अभी युवा रोड पर हैं, नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से तो लॉकडाउन अभी इस स्थिति में नहीं है। नहीं, हम अभी जिस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन लगी हुई है। अभी जो स्थितियां बेरोजगारों के साथ बहुत बुरी है, इसमें क्या होगा? बहुत बुरी। सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही बहुत बुरी है। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहले जो 250-300 ऑपरेटर आए, उनको तुरंत वापस किया जाए। उनके जगह पे जो सिंगरौली का व्यक्ति है, सिंगरौली के धरती में पैदा हुआ है, सिंगरौली में जिसकी शिक्षा दीक्षा हुई है, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो विस्थापित का बेटा हो, चाहे एनसीएल एनटीपीसी के कर्मी का बेटा हो, चाहे व्यवसायी का बेटा हो, उसको पहले स्थान मिलना चाहिए। ये बातें आप प्रशासन से बार बार कहने की बात करते हैं, क्या उस कंपनी से जुड़े हुए लोगों से कई बार बात करने, कई बार टेलीफोनिक कई बार बात हुई है, टेलीफोनिक कई बार बात हुई है। वो एक ही बात बताते हैं कि जिनका अभी फॉर्म भरा गया है, जिनको पहले रखा गया था, उनको मैं रख रहा हूं, लेकिन उसके पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोगों को रखा जा रहा है। कई बार हम लोगों ने मांग किया, कलेक्टर साहब पास कई बार मांग किया कि भाई उनके आप बायोडाटा दीजिए, उनके ये दीजिए कि कितने लोग बाहर के हैं। बाहर मीन्स मेरा बाहर भीतर से नहीं, बाहर से मीन्स जो भी ऑपरेटर आए 250 लोग आए, वो 250 लोग वापस चले जाएं, उनके जगह पे 250 की भर्ती हो, तुम्हारे 250 परिवार की रोजी रोटी चल जाएगी।
दूसरा, ये दलाली प्रथा खत्म होनी चाहिए। जो एक लिस्ट आपके पास बनी हुई है, यदि बीपीआर का काम छीना जाता है और वहां पे डीबीएल का काम आता है, तो बीपीआर में जो मजदूर थे वो सड़क पे थोड़ी जाएंगे। बीपीआर में जो मजदूर थे आप उनको रखिए, वो लिस्ट है, किसी के दलाली की बात बनती कहां है, वो लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से उनको रखिए। लेकिन एक बड़ा पैसा चल रहा है तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, 101% बड़ा पैसा चल रहा है, इसको स्वीकार करना होगा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जिस भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को मौका मिला, उनमें से बहुत सारे लोग इस खेल में लगे रहे। इसमें व्यक्तिगत किसी एक पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, और कंपनी से जुड़े हुए लोग भी सक्रिय रहे, क्योंकि एक मोटे रकम की बात है तो इसका दोहन चल रहा है और इसका नुकसान क्षेत्र के बेरोजगारों को लगातार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कॉन्क्रीट प्लान क्या है? कॉन्क्रीट प्लान है, आपने प्रशासन से कहा विफलता मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मैं बोल तो रहा हूं, इससे आगे हटकर क्या होगा? हट के प्लान ये है कि जैसे ही धारा 144 में छूट मिलेगी, हम सड़क पे उतरेंगे, कंपनियों को घेरेंगे, सिंगरौली के हित में हमें जहां तक जाना होगा वहां तक हम संघर्ष करेंगे और पहले भी करते आए हैं। दो टूक शब्दों में आपसे भी जानना चाहते हैं कि बेरोजगारों के लिए कॉन्क्रीट प्लान क्या है? जहाँ तक अरविंद जी ने अभी 50,000 की बात किया कि 50,000 60,000 लोग दे रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंडरग्राउंड होकर के कोई पैसे का लेन देन कर ले रहा है, ऐसे विषय पहले तो पार्टी के पास में आने चाहिए। ऐसा वो व्यक्ति जो श्रमिक है, वो व्यक्ति को आना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे पास में 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। मैं पार्टी के मुखिया होने के नाते अपने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अगर ऐसा कार्यकर्ता होगा उसके ऊपर एक्शन लूँगा। जहाँ तक कि उनको नौकरी दिलाने की बात, धरना प्रदर्शन या कोई भी ऐसी सूची अगर आज बना भी दी जाए शासन प्रशासन के माध्यम से, तो ऐसा देखने में हमेशा आया है कि अगर वो कोई जनप्रतिनिधि बना ले या सभी दल के लोग मिलकर के बना लें तो एक रूपता कहीं पर दिखाई नहीं देती है। वो उसमें कोई ना कोई विवाद जरूर आएंगे कि ये व्यक्ति को ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है, इस व्यक्ति को क्यों कम महत्व दिया जा रहा है। जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि अभी मैं लॉकडाउन के बाद हम सबों का मिलजुल करके प्रयास होगा। आज यह कांग्रेस पार्टी के बैनर पर खड़े होंगे, मैं जरूर वहां पर नहीं रहूंगा, लेकिन हम सबों का दोनों का मिलजुल करके प्रयास होगा कि हम ऐसे बेरोजगारों को रोजगार दिला सके, उनके साथ अन्याय न हो। इस पर जो कदम उठाने की आवश्यकता होगी, एक सत्ता पक्ष के नाते मैं माननीय कलेक्टर महोदय हों या यहाँ का कोई भी कंपनी का प्रबंधन वाला हो, उसको मजबूर करूंगा कि कहते हैं कि इस तरह की हरकतों से अपने आप को रोके, इस तरह के दलालों पर बैन लगाएं, ताकि एक निष्पक्ष रूप से कोई जो बेरोजगार व्यक्ति है यहाँ का उस पहले वो विस्थापित की श्रेणी में आता हो या फॉर्म B2 का जैसे भरने वाली बात कहा गया, वैसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। जो बीपीआर में कल काम किया है, अगर वो डीएल के ब्रांच पेटी का कंट्रैक्ट के रूप में काम कर रहा है, वो बीपीआर का छोड़ा हुआ व्यक्ति को उसको पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। जहाँ तक 250 ऑपरेटरों की बात किया, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे के पूरे 250 ऑपरेटर आज भी वो सब लोग सुनने में जैसा आता है, क्योंकि जब से सत्ता पक्ष में आए तो सत्ता पक्ष में आने के बाद कंपनियों में मेरी व्यक्तिगत कोई जाना आना हुआ नहीं। सारी स्थितियां सुनने में जरूर आती हैं, बात करने पर उन लोग से कोई दूसरे उत्तर आते हैं, लेकिन जहां तक 250 ऑपरेटर है वो गलत है। यहाँ के स्थानीय ऑपरेटरों को मौका मिलना चाहिए, उसके लिए विपक्ष की तरफ से भूमिका निभाएंगे, मैं सत्ता पक्ष का होकर के भी भूमिका निभाऊंगा कि वैसे व्यक्तियों को दूर किया जाए और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। एक सवाल ये भी है, जैसे कि आपने कहा कि जब संज्ञान में आएगा तो हम उस पर देखेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप खुद इन कंपनियों तक या यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनसे आपने बात कर ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि आखिर इतनी सारी कंपनियों के बाद मेरे पास में प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता कि 10-20 नौकरी वाले लोग ना आते हो, आते हैं।
लेकिन कोई भी 10-20 आदमियों में आने वाले वो अपना निवेदन जरूर करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि भैया मैं उस फलाना व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो 50,000 रुपए की डिमांड करता है। लेकिन ये कोई इसके आपकी लिए परंपरा नहीं है। हमारे पास तो लगभग 20, 25, 30 आएंगे और उसमें से 80% ये कहेंगे कि वहां गए थे, वहां ये पैसा चल रहा है, उससे पैसा चल ये रहा है। हकीकत है। आप ये हकीकत है। मैं अपना सवाल पूरा करना चाहता हूँ। मैं पहले मेरी बात जी। सुनिए, मैं माननीय अरविंद जी को ये बताना चाहता हूँ, जी विपक्ष के हिसाब से आपके पास जो व्यक्ति जाएगा वो बट नेचुरल है, आपके पास गया है तो वह इस न्याय की उम्मीद से गया है कि सत्ता पक्ष को दोषी बताएगा, और सत्ता पक्ष वाले के पास जब कोई आता है तो वह विपक्ष की बात इसलिए नहीं रखता है कि जानते हैं कि वो सत्ता पक्ष में हम लोग बैठेंगे। नहीं, तो यहाँ आपकी बात तो नहीं हो रही है। यहाँ तो कंपनी में जो एक खराब सिस्टम लोगों ने पाल रखा है उसकी बात हो रही है। युवा बेरोजगार कंपनी में चले जा रहे हैं, बात उसकी हो रही है। इसमें कोई सत्ता पक्ष की बात नहीं हो रही है। मिलकर एक ऐसे कॉन्क्रीट प्लान की जरूरत है। मैंने आपको पहले भी जी। बोला कि हम ये जब से इनका मिशन प्रारंभ होगा, यह कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जरूर हो सकते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, ये अपने बैनर तले करेंगे, मैं भी उस बैनर पे लग करके उस बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलाने का मेरा भरसक प्रयास हो। अच्छा, इतने सालों में क्यों नहीं हुआ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये कोई आज एक नई समस्या नहीं है। सालों आज हम लोग को दोनों लोग नए अध्यक्ष सालों- हैं, इसलिए ऐसा पहल हम लोग करेंगे। लेकिन आप पार्टी की अब राजनीति क्या हुआ से इसके लिए हम लोग नहीं, कैसे बता आप सकते? पार्टी की राजनीति से काफी साल से जुड़े हुए हैं और आपकी सोच सकारात्मक रही है। ऐसे में आप ये जानते हैं कि ये कोई एक नई बातें नहीं आ रही हैं। शुरू से ही कंपनियां यहाँ आई हैं तो लोग सक्रिय रहे हैं। काम पाने की होड़, अच्छा पैसा और दलालों का बीच में सारी चीजों को सेट करना। तो हर बार जब ये नौकरी का समय आता है लोग एक्टिव होते हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, नेताओं की बातें होती हैं, लेकिन बेरोजगार वैसे ही चला जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2009, 2013 में दो मैं बड़ा आंदोलन किया। आपको शायद पता ना हो, एनसीएल हेडक्वार्टर को मैं 10-10 घंटे ब्लॉक कर दिया था और उसमें मेरा मुद्दा था, मेरी मांग थी, उसमें सुधार भी हुआ था कि एनसीएल जब भी टेंडर लगाए तो उस एनआईटी में डाले कि 80%, 70% यहाँ के नवयुवक बेरोजगार नौजवानों को रोजगार यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को दिया जाए। और समय समय हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। ठीक है, आपने धारा 144 की बात की कि इसमें थोड़ी सी स्थितियां बेहतर होगी तो हम उनके लिए करेंगे। लेकिन अभी जो पैसा लेने की होड़ मची हुई है, अगर 2, 4, 10, 20, 50 किसी तरह से पैसा दे ही देंगे तो आपकी मुहिम का क्या होगा? नहीं, मुहिम हमारी चलेगी। मुहिम 10, 25, 50 से समाप्त नहीं होने वाली और पूरे ईमानदारी से सिंगरौली जिले के बेरोजगारों को दे रखा जाए तो जगह भी बहुत है। लगभग हमारे समझ से 10 से 12 ओबी कंपनियां हैं और 10 से 12 हजार नौजवानों को यदि रोजगार मिल जाए, 10-12 हजार परिवार सुरक्षित हो जाएं, उनकी रोटी चलने लगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं मतलब जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी। उसी तरह ऐसा रिलायंस है, एसआर है, हिंडाल्को है, जेपी है, निगरी है, सब जगह ही चल रहा है। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे इसमें वाकई में बेहतर तरीके से किया गया होता तो आज बेरोजगारों की समस्याएं कुछ साल पहले ही खत्म हो बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी तो ये मूवमेंट है। अभी तो ये कहा जाता है, आपको बता दें, एडीवीएल कंपनी इस बार तो कुछ ले रही है, चूंकि बीच में आई तो हमारी सरकार थी। इसके पहले आप पता लगा लें कि निगाही में थी, बोर्ड लगा के रखा हुआ था कि 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर के व्यक्ति को मैं रोजगार नहीं दूंगा। ये कई टीवी चैनलों पे, कई जगहों पे हमने उठाया है, हमने मांग किया है, उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। यही फायदा हुआ कमलनाथ जी की सरकार आने से कि 15 महीने में जब कमलनाथ सरकार हुई तो कम से कम इन्होंने ये कहा कि जो पुराने लोग उनको मैं ले रहा हूं। बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने आखिर वो सरकार भी ले होगी। मैंने फिर कहा कि कुछ सत्ता के जो लोलुप लोग हैं और खास तौर से जो दल अभी सत्ता में है, वो 15 साल से आदतन मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद का आदी हो गया है। वो जनता
क्या मैंडेट देती है उससे उसको लेना देना नहीं है। किस तरह से खरीद फरोख्त करके, किस तरह से विधायकों पे सीबीआई का दबाव डलवा के, किस तरह से उन पे ऊपर से दबाव दिलवा के और पूरे देश को पीछे ढकेल के कोरोना जैसी महामारी को मौका देने का यानी मध्य प्रदेश सरकार यानी आपके कहने का मतलब कि इनको 15 साल में ये आदी हो गए हैं कि कैसे हमको चीजों को देखना जनता के मैंडेट से लेना नहीं। और कांग्रेस ये भूल गई है कि हमको कैसे संभालना नहीं, संभालने की बात नहीं, हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। यदि ये खरीद के ले गए, ये खरीद के ले गए और बिना जनता के मैंडेट का इन्होंने सरकार बनाया और जनता जो व्यक्ति इस्तीफा दे दिया उसके बाद उसको मंत्री बनाया जा रहा है और मंत्री पद 2 महीने हो गए। उतना जल्दी थी सरकार में, बहुत कुछ दिक्कत हो गई मध्य प्रदेश में, लेकिन आज तक विस्तार नहीं हो पाया। क्यों? और बिना जनता के मैंडेट का, बिना जीता हुआ व्यक्ति को मंत्री बना के, यही ना मकसद हुआ। इसी आप फार्मूले के साथ तो लिए थे, यही बात तो हमारे नेता भी पहले बोले थे। खैर ये तो बड़े लोगों की बड़ी बात है। जी, मेरा ऐसा मानना है, मैं अरविंद जी के बात का जवाब देना चाहूँगा। इस बार जब विधानसभा में सरकारें बनी, चुनाव हुआ, तो 107, 109 और 114 दोनों लोग बहुमत में नहीं थे, एक से ये भी पीछे थे। लेकिन 6-7 निर्दलीय विधायक को जिस तरह से खरीद फरोख्त थी, आज उसकी देन रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले दिनों में थी। लेकिन आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूट करके इनके यहाँ नहीं गए थे। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। ये इनको कांग्रेस पार्टी को यह विचार करना चाहिए कि ऐसे 22 विधायक जो कि इनकी मानसिकता के अनुरूप नहीं थे और उनको टिकट इन्होंने दिया, जीते, और उस पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कारण 22 विधायक आए, वो एक महाराज की संज्ञा देते थे इसके पहले। तो महाराज ऐसे व्यक्तित्व का धनी जो कि जिसके पास पैसा अपरंपार हो, उसको भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है। चूंकि यह विपक्ष की भूमिका में तरह तरह के आरोपित किए जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह कांग्रेस पार्टी ने अपने उस 15 महीने में अपने विधायकों को संभाला नहीं, उनको दरकिनार किया गया, सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया, जूनियर व्यक्ति को बना करके मंत्री बना दिया गया। उस तरह का जो असंतोष फैला, आज उसकी देन है कि भारतीय जनता पार्टी। दूसरे कुछ गंभीर मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। जी, नारायण त्रिपाठी और शरद बोल कांग्रेस पार्टी के थे, नंबर 1। नंबर 2, क्या गोपाल भार्गव से ज्यादा सीनियर मंत्री बनाए गए हैं? मैं 2 बात जानना चाहता हूँ जो आपने अध्यक्ष जी ने कहा, मैं इन दोनों बात को अब आगे बताया। ये अभी हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार 5 व्यक्तियों का हुआ। गोपाल भार्गव जी की सीनियरिटी का ध्यान रखना प्रदेश और राष्ट्रीय विषय है। आपने कहा अभी 2 महीने में सिर्फ इनके 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं। मंत्रियों के चयन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सीनियर व्यक्ति का दरकिनार। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कुछ चीजें भविष्य की हैं, तो हम कुछ नए बातों पे भी जाना चाहते हैं, कुछ गंभीर मुद्दे हैं।